नीट 2025 का जो पेपर है उसने सारे के सारे टीचर्स को शॉक कर दिया है। सिर्फ फिजिक्स के टीचर्स नहीं, बायो के टीचर्स को भी, केमिस्ट्री के टीचर्स को भी। क्योंकि देखो, कभी भी जब आप एग्जामिनेशन पैटर्न सेट करते हो ना, तो आपको एक रेशियो बैलेंस करके रखना होता है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का रेशियो बैलेंस करके रखना होता है, या फिर कितने क्वेश्चंस देख के सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के लिए आपको एप्लीकेशंस लगाने पड़ेंगे, वो बैलेंस करना होता है। कितने क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, कितने क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको उसको बैलेंस करना होता है। कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कितने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको बैलेंस करना होता है। लेकिन एनटीए ने नीट 2024 के बाद, जितना भी हम लोगों ने एनटीए को क्रिटिसाइज किया है या फिर वट, उसके बाद बढ़िया ओवर करेक्शन की है और नीट 2025 का एक ऐसा एग्जामिनेशन पेपर सेट किया है कि जब मैं फिजिक्स की भी बात करूँ ना बच्चों, तो जो जेई मेंस का जो क्वेश्चन था, नीट के क्वेश्चन से ईजियर था। तो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है जिसने सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स को शॉक कर दिया। इसीलिए मैंने कल बच्चों वीडियो बनाई भी नहीं है, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू से। मैंने पेपर देखा, ठीक है, और देर वर सो मेनी इमोशंस। मतलब पहला इमोशन ये था, व्हाट इज दिस। दूसरा फिर इमोशन ये था कि बट लेकिन पेपर सबके लिए ही सेम है, सो हाउ डज इट मैटर। फिर तीसरा इमोशन मेरा ये था, बट हाउ डज इट नॉट मैटर, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को देख के उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा कि वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स से ही शुरुआत की हो, तो पहले के 5 क्वेश्चन देख के उस बच्चे ने हाथ जोड़ लिए होंगे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका होगा, एंड डेफिनेटली वो उतना भी नहीं स्कोर कर पाया होगा जितना एक्सपेक्टेड था उसके लिए, या फिर जितना वो कर सकता था। अब देखो, इस वीडियो का जो पॉइंट है वो एनटीए को कंप्लेन करना नहीं है, ठीक है। हमें ये जो वीडियो का पॉइंट है वो ये नहीं है कि हम लोग ये बात करें कि ओ यार कितना गलत हो गया हमारे साथ, क्योंकि एक बार ज़रा सा डिस्कस करते हैं कि जो गलत हुआ भी है, क्या उससे फ़र्क भी पड़ता है कि तुम लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो, इस पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जो बच्चा 650 लेके आ रहा था, आपकी बार क्या पता वो 600 लेके आए। 600 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, क्या पता वो 550 लेके आए, ठीक है। जो बच्चा 700 लेके आ रहा था वो 600 लेके आए। तो इस पे ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्या इस पे फ़र्क पड़ रहा है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, या इस पे फ़र्क पड़ रहा है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है? देन द आंसर इज़ नो। देखो समझो बच्चों, अगर सब गरीब है ना, तो अमीर कोई नहीं है। तो अगर मान लो सबके लिए अगर ऐसा एक शॉकिंग पेपर सेट किया गया है, तो वो सबके लिए किया गया है, इसका मतलब ना किसी बच्चे के पास एडवांटेज था, ना किसी बच्चे के पास डिसएडवांटेज था। तो यहाँ पर एक भी ऐसा नीट एस्पिरेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये लग रहा है कि पेपर टफ आया है तो इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन देखो कभी भी तुम्हारे मार्क्स की वजह से नहीं होता है, रिलेटिव मार्क्स की वजह से होता है। It is not just about how much you scored, it is only about how much you scored with respect to the others. तो अगर सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर लेवल है, तो ऑब्वियस ही बात है सबके मार्क्स जितना वो स्कोर कर रहे थे उससे बहुत कम गिरेंगे, कट ऑफ बहुत कम गिरेगा। जहां पर हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स देख पा रहे थे नीट 2024 में जिनके 720 में से 720 आए थे। अब की बार क्या पता तुम्हें एक बच्चा ऐसा भी ना दिखे जिसके 680 आए हैं। तो डेफिनेटली मार्क्स गिरेंगे, कट ऑफ गिरेगा। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था, अब भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, विच इज द रीजन दिस इज शॉकिंग। जो एनटीए ने किया वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इससे टीचर्स ना, देखो अब मैं नीट की टीचर हूँ, अब यहाँ पर मैंने देखा है कि चाहे जो मर्जी इंस्टीट्यूट हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा टीचर हो, चाहे उस टीचर को जितना मर्जी पूरे साल प्यार मिला हो, आज बच्चे उन्हीं को धिक्कार रहे हैं कि आप लोगों ने आप लोगों ने हमें ऐसे लेवल के क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व करवाए जो 5-6 क्वेश्चंस हैं, है ना। बात ये है कि हम लोग जेई के लिए क्यों पढ़ाएंगे। देखो हम लोग ना वर्स्ट से वर्स्ट के लिए पढ़ाते हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर आज तक कभी नहीं आया है। तो इसके रिगार्डिंग सिर्फ यही किया जा सकता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा नीट के लिए ना पढ़ा के हम लोग एक्चुअली बच्चों को पीएचडी करवाने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप नीट के लिए पढ़ाने को बोलते हो और फिर बाद में ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, तो देखो बच्चों जस्टिफाइड तो नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं है। और मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर मैं तीनों की भी बात करूँ, तो अब कोई एक बैलेंस पॉइंट नहीं है, एक इक्विलिब्रियम नहीं है। ये पेपर ऐसा है ही नहीं कि हर बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया हो, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। तो 720 तो तुम छोड़ दो, 690 तुम छोड़ दो, 680 आ जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी ऑल इंडिया रैंक 1 की। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बाकी अगर देखो बच्चों, अगर मैं फिजिक्स के सेक्शन की बात करूँ ना,
एक बार जरा सा देखिएगा। अगर मैं फिजिक्स के सेक्शन की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज एनालिसिस, तो चैप्टर वाइज एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने भी प्रिपरेशन की थी, जिस तरीके से हम लोगों ने भी ऑर्डर डिसाइड किया था, चाहे सिलेबस कवरेज के दौरान हो, रिवीजन के दौरान हो, क्रैश कोर्स के दौरान हो, हमारा मिशन 720 प्रैक्टिस बैच के दौरान हो, है ना, हम लोग एक PYQ एनालिसिस से चले थे कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले निपटाएंगे। तो वो एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। तुम लोग देख पा रहे हो यूनिट्स एंड डिमेंशंस 3, हमारे काइनेमैटिक्स से 2 क्वेश्चंस है, लॉज ऑफ मोशन से 2, वर्क एनर्जी पावर से 2, रोटेशन मैकेनिक्स से 2, ग्रेविटेशन से 3, वेरी एक्सपेक्टेड। ये दोनों चैप्टर्स तो मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों को मिला के भी एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम देख पा रहे हो सॉलिड से क्वेश्चन नहीं आया है, फ्लूइड से एक क्वेश्चन आया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने तुम्हें बताया था, ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन ही ना आए, अब की बार आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। थर्मोडाइनमिक्स से 3 क्वेश्चन आए हैं, KTG से 0, ऑसिलेशन से 2, वेव से 1। और वैसे अगर मैं क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैलेंस्ड है। जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंडिविजुअल चैप्टर से कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने चाहिए इस रेंज के बीच में होने चाहिए, तो उस रेंज के बीच में क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इजी मीडियम डिफिकल्ट बैलेंस नहीं है। और देखो यहाँ पर ये जो मैंने इजी मीडियम डिफिकल्ट लिखा है ना, ये लिखा है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन डिकोडिंग, ये तो सिर्फ मैंने इस बेसिस पे लिखा है कि सॉल्व करने के लिए जो सॉल्विंग प्रोसीजर है वो सॉल्विंग प्रोसीजर इजी है, मीडियम है कि डिफिकल्ट है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू भी तुम देखो तो 8 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, सॉरी 18 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, 12 इजी क्वेश्चंस थे, 15 मीडियम क्वेश्चंस थे। अब कुछ ऐसे भी मीडियम क्वेश्चंस थे जिनके जिनके इतने बड़े बड़े तुम देख पा रहे हो बहुत बड़े तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम लग जाए पूरा का पूरा पढ़ने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला क्वेश्चन देखना, कहाँ गया वो, ये एक बार जरा सा ये वाला क्वेश्चन देखना, 17th क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों ने ऐसे क्लास में क्वेश्चन कि दो बॉडीज के बीच में इतना फोर्स है, फिर ये टचिंग वचिंग करवा दे, फिर उनके बीच में कितना फोर्स होगा। बट देखो कितने बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पर जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड करना ही इतना ज्यादा टाइम ले लेता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हों। ये मतलब थोड़ा सा तो अनजस्टिफाइड है बच्चों, इसीलिए कल मैं लाइव भी नहीं आई, बिकॉज आई वॉन्टेड सम सब्सटेंस टू स्पीक। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लाइव आ जाऊं और कुछ भी बोल दूं, बट मुझे इसके बारे में ज़रूर से बात करनी थी कि अनफेयर तो बच्चों तुम्हारे साथ ये ज़रूर हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्वेश्चन पेपर का लेवल एकदम से जेई वाला हो गया, है ना, क्योंकि हम तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम लोगों ने नीट के लिए प्रिपेयर किया है, तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज में भी नहीं देखे होंगे। चाहे तुम किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की बात करो, और हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज, चाहे अड्डा 247 हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो, हम हमेशा टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस रखते हैं कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट भी आ जाए तो बच्चे के आंखों से एक बार वो क्वेश्चंस हैं जरूर निकलने चाहिए। बट ये जो क्वेश्चंस हैं, मे बी ज्यादातर क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट भी नहीं है जितना एक्चुअली में उनकी वर्डिंग्स हैं, है ना। फिर बट बच्चों देखो अल्टीमेटली सिर्फ मेरी एक बात सुनो तुम, आई नो तुम लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, आई नो तुम्हें लग रहा है कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया, बट मैं तुम्हें लास्ट में सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, ये पेपर अगर है, हम लोगों ने बात कर ली फेयर है अनफेयर है कैसा आया है पेपर, वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ऐसे पेपर की वजह से कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी सिर्फ एक चीज बोल के, इस पेपर से चाहे हर चीज पे फर्क पड़ता हो, लेकिन इस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मेडिकल सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि अगेन आपका जो सिलेक्शन है आपके मार्क्स पे नहीं होता, आपके रिलेटिव मार्क्स पे होता है। तो सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, इससे भी फर्क पड़ता है कि और सबके कितने मार्क्स आए हैं। तो अगर ऐसा पेपर आया है, सबके लिए आया है, तो ऐसे पेपर आने के जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी थे या फिर टाइम मैनेजमेंट में कॉन्सिक्वेंसेज भी थे, वो कॉन्सिक्वेंसेज हर बच्चे को देखने को मिले। तो जैसे तुम सफ़र किए हो ना इस पेपर की वजह से, ठीक है, जो पैटर्न था इस पेपर का, जो डिफिकल्टी लेवल था इस पेपर का, वैसे सफ़र हर नीट एस्पिरेंट किया है। तो अगर हर कोई पानी में है तो सूखा तो फिर कोई भी नहीं है ना। तो प्लीज़ डू नॉट वरी, तुम ये लगा लो कि जैसे पिछली बार 720 मल्टीपल रैंकर्स हम लोगों को मिले थे, जिनके 720 में से 720 आए थे, अब की बार नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को पिछले साल कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी 630 के ऊपर, क्या पता अब की बार उसको वही मेडिकल सीट 530 के ऊपर मिल जाए।
तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहिए, है ना। थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ना, आई नो तुम लोग अभी बहुत स्ट्रेस में हो क्योंकि तुम लोगों को एग्जैक्टली ये पता भी नहीं है कि कट ऑफ क्या होने वाले है, और हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। बट आई नो कि अभी तुम्हारे लिए प्रिडिक्शन काफ़ी नहीं है, तुम एग्जैक्ट जानना चाहते हो कि इतने स्कोर के ऊपर कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ होप करती हूँ कि जो एनटीए है जल्दी से रिजल्ट अनाउंस कर दें, और जल्दी से तुम्हें पता लग जाए कि ये जो जर्नी है इसको तुम लोग आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहते हो। बाकी मैं तुम लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि अब नाउ इट इज़ डन, वट एवर इट वॉज इट हैज़ बीन डन। अब आप रेस्ट कीजिए, आपकी जर्नी एंड हो गई है नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब चाहे तुम आगे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करो, या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, या तुम नीट को बिल्कुल ऑल टुगेदर छोड़ दो। तीनों सिनेरियोज में यू डिजर्व सम रेस्ट, यू डिजर्व सम अनवाइंडिंग। तो थोड़ा सा यूट्यूब से दूर जाओ, है ना, थोड़ा सा नीट से थोड़ा सा दूर जाओ, और थोड़ा सा सांस ले लो कुछ दिन, है ना। बाकी अगर तुम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अब हर साल तो देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकर था, लेकिन अभी हमें पता लग गया कि एनटीए ऐसे शॉकर्स भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर जेई लेवल का भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनफेयर है ना। बहुत अनफेयर है कि एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस की क्यों रिक्वायर्ड है, उसके अंदर इतना कैलकुलेटिव एनालिटिक ब्रेन की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करे तो ही वो डॉक्टर बने। तो अनफेयर तो है, बट अगेन बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। एनडीए जैसे बोलता है हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, या फिर चलो निकल जाते हैं हम लोग, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं गलियों में, है ना। बट आई नो ना तुम ऐसे हो ना मैं ऐसी हूँ, और ना कोई भी टीचर या फिर उनका स्टूडेंट जो थोड़ा सा सेंसिबल है वो ऐसा है। अब अगर एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रही है तो करवा रही है जैसे एनटीए ने बोल दिया, चाहे वो सही हो या गलत हो। इफ़ वी डू नॉट मेक द रूल्स वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। तो नीट 2026 के लिए अब जब प्रिपरेशन करेंगे तो जेई लेवल का करेंगे हम लोग, है ना। नीट लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, नीट लेवल से ऊपर जाके तो हम लोग प्रिपरेशन करते ही हैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब की बार नीट लेवल के ऊपर ये है, अब जेई ये है, ये जेईई एडवांस्ड है, तुम्हारा पेपर यहाँ पर आया है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, नीट से सिर्फ ऊपर का नहीं करेंगे, जेईई से भी ऊपर का करेंगे, ताकि चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन पेपर आ जाए नीट 2026 में वी बिकम रेडी। वी कुड नॉट हैव नोन दिस बिकॉज दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तुम्हारी टीम जीएनटी आ रही है आज शाम को 6 बजे एक बहुत धमाकेदार सेशन के लिए, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड डे।